डियर स्टूडेंट, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज़ में आज हम एटरबर्ग्स लिमिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एटरबर्ग्स लिमिट्स की वीडियो लेक्चर में हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे। ए हैं डेफिनेशंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी लिमिट्स, टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट्स, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स। एटरबर्ग्स लिमिट्स और कंसिस्टेंसी लिमिट्स। किसी भी सॉइल मास में रिप्रेजेंट कंसिस्टेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके आधार पर किसी भी सॉइल सैंपल को या सॉइल मास को उसमें अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट के आधार पर आसानी से डिफॉर्म किया जा सकता हो। इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। यदि किसी भी सॉइल में हायर मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है तो वह सॉइल सॉफ्ट होती है, जिस वजह से उसको डिफॉर्म करना आसान होता है। लेकिन यदि किसी भी सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम हो या ड्राई स्टेट में हो तो इस कंडीशन में सॉइल को डिफॉर्म करना डिफ़िकल्ट होगा। दूसरे शब्दों में किसी भी सॉइल सैंपल या सॉइल मास की कंसिस्टेंसी उसकी डिग्री ऑफ फर्मनेस को रिप्रेजेंट करती है विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल इन सॉइल मास। एटरबर्ग्स लिमिट्स तीन प्रकार की होती हैं: श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। और एटरबर्ग्स लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट्स के आधार पर सॉइल को चार स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है। ये हो सकती हैं सॉलिड स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज एंड लिक्विड स्टेज। फिगर में किसी भी सॉइल सैंपल में मॉइस्चर कंटेंट वेरिएशन के आधार पर उसमें होने वाले वॉल्यूम के वेरिएशन को शो किया गया है। एक्स एक्सिस पर हम मॉइस्चर कंटेंट को शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर वॉल्यूम वेरिएशन को शो किया जा रहा है। यहाँ पे तीन मॉइस्चर कंटेंट शो की गई हैं: WH श्रिंकेज लिमिट, WP प्लास्टिक लिमिट और WL लिक्विड लिमिट। यदि किसी भी सॉइल सैंपल में मॉइस्चर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट या इससे कम होता है तो वह सॉइल सॉलिड स्टेज में रहेगी। इसका मतलब यह होता है कि यदि सॉइल मास में मॉइस्चर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट तक है या उससे कम है तो सॉइल के वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। मतलब श्रिंकेज लिमिट किसी भी सॉइल सैंपल में अवेलेबल वह मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट होती है जिस पर सॉइल के वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो सॉइल की स्टेज होती है उसे हम सेमी सॉलिड स्टेज बोलते हैं। यदि किसी भी सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो और लिक्विड लिमिट से कम हो तो वह सॉइल की प्लास्टिक स्टेज कहलाती है। इस स्टेज में हम सॉइल को किसी भी शेप या साइज़ में इजीली डिफॉर्म या मोल्ड कर सकते हैं। यदि किसी भी सॉइल सैंपल में मॉइस्चर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वह सॉइल लिक्विड स्टेज में आ जाती है। मतलब इस कंडीशन में सॉइल एक लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगी और मॉइस्चर कंटेंट यदि लिक्विड लिमिट या लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होगा तो वह इजीली फ्लो होने लगेगी। नीचे दिए गए चार स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसी भी सॉइल सैंपल पर लगाए गए फोर्स और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन को की रिलेशनशिप को सॉइल की डिफरेंट स्टेज जैसे सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड स्टेज में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को शो कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट केस में या सॉलिड स्टेज के केस में एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम है और लिक्विड स्टेज के केस में एरिया अंडर द कर्व मिनिमम है। इसका मतलब यह है कि सॉइल में यदि मॉइस्चर कंटेंट कम होता है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और यदि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड लिमिट से मतलब किसी भी सॉइल मास या सैंपल में अवेलेबल वह मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट है जिस पर सॉइल एज अ लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है, उसे हम लिक्विड लिमिट कहते हैं।
लिक्विड लिमिट के केस में सॉइल की शियर स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2.7 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। जनरली हम जिसे नेग्लिजिबल मानते हैं। किसी भी सॉइल सैंपल की लिक्विड लिमिट लेबोरेटरी में 2 इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकाली जा सकती है। पहला है कैसाग्रांडे एपिटस और दूसरा है कॉन पेनिट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट। फिगर में शो किया गया एपिटस को हम कैसाग्रांडे एपिटस कहते हैं। कैसाग्रांडे एपिटस के आधार पर किसी भी सॉइल में अवेलेबल वह मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट जिस पर इसके सैंपल में बनाया गया 2 mm का ग्रुप अंडर द 25 फ्लो इजीली डिसअपीयर हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट कहते हैं। किसी भी सॉइल सैंपल की लिक्विड लिमिट को हम कैसाग्रांडे एपिटस के द्वारा निम्नलिखित प्रोसीजर से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ड्राई सॉइल सैंपल जो 425 माइक्रोन सीप से पास हो 200 ग्राम कलेक्ट करते हैं। फिर इसमें वाटर कंटेंट को प्रॉपरली मिक्स किया जाता है। देन मिक्स्ड सॉइल सैंपल को कैसाग्रांडे एपिटस में प्लेस किया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। फिर इसमें कैसाग्रांडे कटिंग टूल की हेल्प से 2 mm का ग्रुप बनाया जाता है और इसे अंडर 25 बिलो दिए जाते हैं। और यदि 25 बिलो देने पर यह सॉइल सैंपल लगभग ½ इंच या 12.5 mm मीट कर जाता है अंडर 25 बिलो, तो यह मॉइस्चर कंटेंट उसकी लिक्विड लिमिट कहलाती है। और इसमें रेट ऑफ बिलो 2 बिलो पर सेकेंड रखा जाता है। चूँकि कैसाग्रांडे मेथड एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसमें डायरेक्टली हमें अंडर द 25 बिलो पर मॉइस्चर कंटेंट प्राप्त नहीं होता है, तो हम इसमें इसके जो रिजल्ट्स होते हैं 2-3 बार कम से कम ट्रायल एंड एरर से मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। वह कितने बिलो पर वो ग्रुप मीट कर रहा है उसको नोट करते हैं और इसको एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया जाता है। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ बिलो और वाई एक्सिस पे हम मॉइस्चर कंटेंट को प्लॉट करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और 25 नंबर ऑफ फिलो के करस्पॉन्डिंग जो हमें मॉइस्चर कंटेंट मिलती है वो लिक्विड लिमिट कहलाती है। अब फिलो इंडेक्स जिसे हम IF से डिनोट करते हैं, यह बेसिकली एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। रेशियो ऑफ चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल विद रिस्पेक्ट टू लॉगरिथमिक चेंज इन नंबर ऑफ बिलो, यानी फ्लो इंडेक्स बराबर होता है W1 माइनस W2 होल डिवाइडेड बाय log 10 N2 माइनस log 10 N1, जहाँ पे W1 क्या है, एक मॉइस्चर कंटेंट है करस्पॉन्डिंग टू N1 नंबर ऑफ बिलो, और W2 भी मॉइस्चर कंटेंट है करस्पॉन्डिंग टू N2 नंबर ऑफ फिलो। या IF का दूसरा फार्मूला इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log 10 N2 बाई N1। किसी भी सॉइल का फ्लो इंडेक्स उसकी शियर स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि फ्लो इंडेक्स की वैल्यू हायर होगी तो उस सॉइल सैंपल की शियर स्ट्रेंथ कम होगी, और यदि फ्लो इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ज़्यादा होगी। यदि हम किसी भी 2 टाइप की सॉइल को कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा स्टिफर होगी और कौन सॉफ्टर होगी, यानी किस सॉइल की शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और किस सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कम होगी, तो हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर उसके कैसाग्रांडे मेथड के द्वारा आने वाले रिजल्ट को प्लॉट करते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं कि 2 कर्व को शो किया गया है, लॉग ग्राफ 1 और ग्राफ 2। यदि हमारा W और log n के बीच में जो रिलेशनशिप है जो ज़्यादा स्टीपर होता है, उसका मतलब है कि वो सॉइल कैसी होगी, वीक होगी इन शियर। और यदि उसका स्लोप फ्लैटर मिलता है तो यह रिप्रेजेंट करता है कि उसकी शियर स्ट्रेंथ हायर होगी। मतलब यहाँ पे कर्व 1 हैज़ लार्जर शियर स्ट्रेंथ और कर्व 2 रिप्रेजेंट करता है सॉइल हैज़ लोअर शियर स्ट्रेंथ। इसके अलावा एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है जिसके द्वारा भी हम लिक्विड लिमिट को निकाल सकते हैं। लिक्विड लिमिट बराबर होता है WN इंटू N/25 होल टू दी पावर x, जहाँ पे x की वैल्यू होती है 0.086 से 0.121।
जहाँ पे WN मॉइस्चर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू n नंबर ऑफ बिलो, और लिक्विड लिमिट के केस में जो अप्रॉक्सीमेट शियर स्ट्रेंथ होती है वो 2.7 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। किसी भी सॉइल सैंपल की लिक्विड लिमिट को हम कॉन पेनिट्रोमीटर मेथड के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फिगर में जो इंस्ट्रूमेंट शो किया गया है इसे लॉग कोन पेनिट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसमें 425 माइक्रोन सीप से पास ड्राई सॉइल सैंपल को लिया जाता है, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अपन ऐड करते हैं और इसको प्रॉपरली मिक्स कर दिया जाता है। देन सॉइल सैंपल को हम गिवन मोल्ड में प्लेस करते हैं, और यदि जो कोन पेनिट्रोमीटर का कोन है 30 सेकेंड में जिस मॉइस्चर कंटेंट पे इसका 25 mm पेनिट्रेशन हो जाता है वह उसकी क्या कहलाती है, लिक्विड लिमिट कहलाती है। एज पर कॉन पेनिट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट किसी भी सॉइल सैंपल में अवेलेबल वह मॉइस्चर कंटेंट जिस पर कॉन पेनिट्रोमीटर में 30 सेकेंड के अंदर 25 mm का पेनिट्रेशन हो जाता है वह लिक्विड लिमिट कहलाती है। लिक्विड लिमिट इन केस ऑफ कॉन पेनिट्रोमीटर लगभग 1.76 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है किसी भी सॉइल के लिए। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं ओवर द कैसाग्रांडे एपिटस जो निम्न अनुसार है। पहला, कॉन पेनिट्रोमीटर टेस्ट को इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। दूसरा, यह डिफरेंट टाइप की सॉइल के लिए अवेलेबल है, मतलब ये कॉन पेनिट्रोमीटर के द्वारा कोहेसिव और नॉन कोहेसिव दोनों टाइप की सॉइल का हम लिक्विड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यदि कैसाग्रांडे एपिटस में हम सिल्टी सॉइल का लिक्विड लिमिट निकालना चाहते हैं तो हमें उससे रॉन्ग रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जब हम उसमें नंबर ऑफ बिलोज देते हैं तो उसमें जो सॉइल सैंपल होता है वो स्लिप हो जाता है, जिस वजह से हमारा रिजल्ट कैसा आता है, रॉन्ग आता है। और यह कैसाग्रांडे एपिटस की कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमें 25 mm पेनिट्रेशन को मेजर करना है, जबकि हम उसमें ग्रुप को 12.5 mm तक मीटिंग कंसीडर करते हैं। अब यह उस जो टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो 12.5 mm से ज़्यादा लेंथ को कंसीडर करे ग्रुप मीटर में के लिए या इससे कम। तो बेसिकली जो कैसाग्रांडे एपिटस से जो रिज़ल्ट मिलता है वो किसके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, जो टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये डायरेक्टली 25 mm पेनिट्रेशन पे देता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का सेल्फ जजमेंट नहीं लेना पड़ता है जो उस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है। प्लास्टिक लिमिट से मतलब किसी भी सॉइल मास या सॉइल सैंपल में अवेलेबल वह मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट जिस पर किसी भी सॉइल मास को या सैंपल को किसी भी शेप या साइज़ में इजीली मोल्ड किया जा सकता हो, प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। लैब में यदि हम किसी भी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट को निकालना चाहते हैं तो यह वह मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होती है जिस पर किसी भी सॉइल सैंपल को 3 mm के थ्रेड में विदाउट क्रम्बलिंग रोल किया जा सकता है। मतलब यदि किसी 3 mm किसी सॉइल मास में अवेलेबल वह मॉइस्चर कंटेंट जिस पर उसमें एक 3 mm के रोल थ्रेड में आसानी से रोल किया जा सकता हो और विदाउट ब्रेकिंग या विदाउट क्रम्बलिंग, तो वह मॉइस्चर कंटेंट क्या कहलाती है, प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट के केस में जनरली 30 ग्राम सैंपल लिया जाता है जो 425 माइक्रोन सीप से पास हो। ठीक है, इस केस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्लास्टिक स्टेज में जो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ होती है वो लिक्विड स्टेज के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। श्रिंकेज लिमिट वह मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है किसी भी सॉइल मास में अवेलेबल जिस पर सॉइल के वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। श्रिंकेज लिमिट किसी भी सॉइल मास में अवेलेबल वह मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होती है जिस पर सॉइल मास कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है। श्रिंकेज लिमिट को हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
लेफ़्ट साइड में ड्राई सॉइल का फेज डायग्राम शो किया गया है जिसमें सॉलिड और एयर हैं। ठीक है, ड्राई सॉइल के केस में उस सैंपल में किसी भी प्रकार की मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल नहीं है। इस वजह से WS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, और VD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंपल। मतलब जो इसमें डैश लाइन है ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बॉटम ऑफ सॉलिड से लेके जो डैश लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VD को, जहाँ पे VD का मतलब है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। अब हम धीरे धीरे इस सॉइल में, ड्राई सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब इस सॉइल मास में अवेलेबल एयर वॉइड्स पूरी तरीके से वाटर के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब श्रिंकेज लिमिट एक ऐसी मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है जिस पर सॉइल कम्प्लीटली या फुली सैचुरेटेड होती है। तो इस केस में जो WW राइट साइड में शो किया गया है सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट के डायग्राम में, वो क्या कर रहा है, वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब आप जो तीसरा डायग्राम है ओरिजिनल सॉइल का, इसमें अब हम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट। जब किसी भी सॉइल मास में मॉइस्चर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा होता है तो वह सॉइल कैसी करनी होती है, स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देती है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। तो इस केस में जो थर्ड स्टेज है इसमें सॉइल का टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, V1, जो किससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन VD। मतलब ड्राई सॉइल के केस में भी वॉल्यूम VD है और सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट के भी केस में वॉल्यूम क्या है, VD है, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट तक किसी भी प्रकार का वॉल्यूम में वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमने सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से बढ़ाया तो सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होकर क्या हो गया, V1 के बराबर हो गया। अब श्रिंकेज लिमिट भी बेसिकली एक क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने WS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स। तो WS यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स, और WW जो क्या है, वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट के केस में। ओके, तो वेट ऑफ वाटर को मैंने कैलकुलेट किया है कि WW इस फेज डायग्राम से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। W1 क्या है, वेट, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास व्हेन वॉल्यूम ऑफ V1, मतलब जो थर्ड डायग्राम है उसकी जो टोटल हाइट में जो वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, W1 का। ओके, अब यदि इसमें हम WW को कैलकुलेट करना है तो WW यानी वेट ऑफ वाटर एट श्रिंकेज लिमिट बराबर हो जाएगा W1 इन थर्ड टाइप ऑफ सॉइल सैंपल माइनस WS सॉलिड स्टेज माइनस W डैश, आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं W डैश इंक्रीज्ड मॉइस्चर वेट ऑफ वाटर है। तो WW क्या है, W1 माइनस WS माइनस W डैश। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं कि गामा W बराबर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ वाटर इस केस में क्या है, W डैश है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो W डैश वेट ऑफ वाटर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 माइनस VD, किसके बराबर हो जाएगा, V1 माइनस VD, क्योंकि थर्ड स्टेज में टोटल वॉल्यूम क्या है, V1 है, और कितना इंक्रीज हुआ है, जो VD से ज़्यादा होगा, तो V1 माइनस VD क्या हो जाएगा, W डैश का वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा W डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं। W डैश बराबर है V1 माइनस VD इंटू गामा W। ओके, तो इस केस में जो मॉइस्चर कंटेंट है WS, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, और W डैश को अपन किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, W1 माइनस WS माइनस V1 माइनस VD इंटू गामा W डिवाइडेड बाय WS। ओके, क्योंकि W डैश की वैल्यू अपन को रिप्रेजेंट करना है WW के केस में जो ब्रैकेट में शो की गई है यहाँ पे। ओके, तो मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WS बराबर W1 माइनस WS ब्रैकेट क्लोज माइनस V1 माइनस VD इंटू गामा W डिवाइडेड बाय WS, जहाँ पे W1 क्या है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल मास इन ओरिजिनल सॉइल, W क्या से वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स,
V1 क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉइल, और VD क्या है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। गामा W है यूनिट वेट ऑफ वाटर, और WS है क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स। WS का फॉर्मूला एक और होता है जब हमें किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी G वैल्यू पता हो, तो WS बराबर होता है VD माइनस VS इंटू गामा W अपॉन WS। इसको और मॉडिफाई करके क्या लिखा जा सकता है, VD माइनस WS अपॉन GS इंटू गामा W ब्रैकेट क्लोज इंटू गामा W डिवाइडेड बाय WS। मतलब WS का एक सेकंड फार्मूला होता है जो होता है VD माइनस WS अपॉन G इंटू गामा W ब्रैकेट क्लोज इंटू गामा W डिवाइडेड बाय WS। Shrinkage ratio, it is defined as the volume change in soil above shrinkage limit expressed as percentage of dry soil per unit change in water content above the shrinkage limit। श्रिंकेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, श्रिंकेज रेशियो SR बराबर होता है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VD होल डिवाइडेड बाय W1 माइनस WT इंटू 100। सिंपल सी बात है, इसमें दो सॉइल सैंपल लेंगे, एक में मॉइस्चर कंटेंट W1 रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल क्या होगा, V1। दूसरे में मॉइस्चर कंटेंट क्या रखना है, W2, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2। तो और VD यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। ओके, तो श्रिंकेज रेशियो बेसिकली क्या है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, या सिंपली हम इसको समझ सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जिसे हम IP से रिप्रेजेंट करते हैं, यह बेसिकली होता है IP बराबर WL माइनस WP, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस को शो करता है। ओके, इन दिस स्टेज या इन दिस रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी सॉइल बिहेव्स एज द प्लास्टिक मटेरियल, मतलब प्लास्टिक लिमिट जो रेंज को शो करता है मॉइस्चर कंटेंट की बिटवीन लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। यदि किसी भी सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में होता है, इसका मतलब वो कैसी सॉइल है, प्लास्टिक स्टेज में है, यानी सॉइल एज अ प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करेगी। इसके कुछ की पॉइंट्स हो सकते हैं, यदि किसी भी सॉइल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया हायर है, मतलब वह ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड करेगी, यानी उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स अधिक होगा। हायर स्पेसिफिक सरफेस एरिया की सॉइल मतलब ज़्यादा पोरस सॉइल होती है, ऐसी सॉइल जिसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है, यानी क्ले। दूसरा होता है यदि किसी भी सॉइल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है तो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी क्या होगा, कम होगा। यदि किसी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है तो वो सॉइल कैसी कहलाती है, नॉन प्लास्टिक सॉइल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सैंड है। अब किसी भी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 कब होगा, जब लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो। मतलब सॉइल के केस में क्या होता है कि जब हम ड्राई सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाते हैं तो बल्किंग ऑफ सैंड के कारण इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। लेकिन यदि हम कंटिन्यू मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाते जाते हैं तो जो सैंड पार्टिकल्स के चारों तरफ जो वाटर की मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक हो जाती है और फिर सॉइल इजीली वाटर कंटेंट के कारण फिल होने लगती है। मतलब सैंडी सॉइल के केस में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक लिमिट नहीं होती है, इस वजह से इस सॉइल को क्या कहा जाता है, नॉन प्लास्टिक सॉइल कहा जाता है। अब डिफरेंट टाइप की प्लास्टिसिटी इंडेक्स के आधार पर सॉइल कितनी प्लास्टिक है उसको क्लासीफाई किया गया है। यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो वो सॉइल कैसी होगी, नॉन प्लास्टिक। यदि 0 और 7 के बीच में है तो लो प्लास्टिक, 7 और 17 के बीच में है तो मीडियम प्लास्टिक, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स यदि 17 से ज़्यादा होता है तो वो सॉइल कैसी होगी, हाईली प्लास्टिक। श्रिंकेज इंडेक्स बेसिकली एक रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट रिप्रेजेंट करता है जो हो सकती है प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बीच में। यदि मॉइस्चर कंटेंट किसी भी सॉइल मास में श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में होती है तो यह रिप्रेजेंट करता है कि वह सॉइल किस स्टेज में है, सेमी सॉलिड स्टेज में है। श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला IS बराबर होता है WP माइनस WS, जहाँ पे W है प्लास्टिक लिमिट और WS क्या है, श्रिंकेज लिमिट। तीसरा और इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है
या इसे हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स या रिलेटिव कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इसे IC से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है WL माइनस W डिवाइडेड बाय WL माइनस WP, जहाँ पे WL है लिक्विड लिमिट, W है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट और WP क्या है, प्लास्टिक लिमिट। क्योंकि हम जानते हैं WL माइनस WP बराबर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो IC के फॉर्मूले को और मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी IC बराबर होता है WL माइनस W अपॉन IP। देन होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, इसे हम IL से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, जहाँ पर W क्या है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, WP प्लास्टिक लिमिट है और WL लिक्विड लिमिट है। चूँकि हम जानते हैं कि WL माइनस WP किसके बराबर होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बराबर होता है, इस वजह से लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी IL बराबर है W माइनस WP डिवाइडेड बाय IP। चूँकि हम जानते हैं कि जो सॉइल की डिफरेंट स्टेज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, मॉइस्चर कंटेंट पे। यदि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट 0 से श्रिंकेज लिमिट के बीच में होती है तो वो सॉलिड स्टेज में होगी, श्रिंकेज लिमिट से प्लास्टिक लिमिट के बीच में होगी तो वो सेमी सॉलिड स्टेज में होगी, प्लास्टिक लिमिट से लिक्विड लिमिट्स के बीच में होगी मॉइस्चर कंटेंट तो प्लास्टिक स्टेज में होगी, और किसी भी सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट यदि लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होती है तो वो लिक्विड स्टेज में होती। अब किसी भी सॉइल को हमें पता करना चाहते हैं, इसकी जो डिफरेंट टाइप के इंडेक्स है, जैसे कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स मेन है, इसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सॉइल किस स्टेज में है। यदि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि वह सॉइल लिक्विड स्टेज में है। यदि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, जिसमें 0 और 1 को भी शामिल करना है, तो वो सॉइल किस में होगी, प्लास्टिक स्टेज में होगी। और यदि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम होती है तो या तो यह सॉलिड स्टेज में होगी या सेमी सॉलिड स्टेज में होगी। इसके अलावा यदि कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम है तो वो लिक्विड स्टेज में होगी, और 0 और 1 के बीच में है, जिसमें 0 और 1 को भी शामिल करना है, तो वो किस में होगी, प्लास्टिक स्टेज में होगी। और यदि कंसिस्टेंसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो या तो सॉलिड स्टेज में होगी या सेमी सॉलिड स्टेज में होगी। टफनेस इंडेक्स, इसे IT से डिनोट करते हैं। बेसिकली यह प्लास्टिसिटी और इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है। मतलब टफनेस इंडेक्स बराबर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स किसी भी सॉइल मास का मॉइस्चर कंटेंट वेरिएशन के साथ जो लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली टफनेस इंडेक्स किसी भी सॉइल की प्लास्टिक स्टेज में जो शियर स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। टफनेस इंडेक्स की वैल्यू जनरली 0 से 3 के बीच में होती है। यदि किसी भी सॉइल का टफनेस इंडेक्स लेस देन 1 होता है, इसका मतलब वो सॉइल में प्लास्टिसिटी कम होती है। या यदि किसी भी सॉइल का टफनेस इंडेक्स 1 से कम है, यानी वो उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, फ्राइएबल सॉइल। फ्राइएबल सॉइल का मतलब एक ऐसी सॉइल होती है जिससे प्लास्टिक लिमिट में इजीली क्रश किया जा सकता हो। मतलब जैसे सिल्ट का, इसका एग्जांपल है सिल्ट। यदि सिल्ट प्लास्टिक स्टेज में होती है तो जैसे उस पर फोर्स लगाएंगे तो इजीली वो क्या हो जाएगी, क्रशेबल हो जाएगी। लेकिन यदि सॉइल प्लास्टिक स्टेज, क्लेई सॉइल प्लास्टिक स्टेज में होगी तो वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। तो सिल्ट के केस में टफनेस इंडेक्स 1 से कम होता है, और यदि किसी भी सॉइल का टफनेस इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के बीच में हो तो वो सॉइल कैसी होगी, क्लेई सॉइल। यदि ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।